बच्चों को तब स्वयं के ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मेहनत उन्हें पता है। उन्हें अपनी मेहनत के लिए किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत आपको पता है। निश्चित ही अभी असफलता हुई है, मैंने भी पहले असफलता देखी है। मेरा 19 में अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ था, 20 में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो सर वो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन सबको आता है, पर उस स्थिति में भी स्टूडेंट्स को खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और उसी स्थान पर रह करके आपने अपने ही शहर, अपने ही माँ-बाप के बीच, परिवार के बीच में रह करके तैयारी की है। बहुत सारे लोग इसको बाधा मानते हैं, उनको लगता है कि परिवार के साथ में रह करके ये संभव नहीं है तैयारी वहाँ पर, और ख़ासकर गर्ल्स के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको लगता है कि घरेलू काम बहुत सारे रहेंगे वहाँ पर, है ना? और भटकाव के बहुत सारे माध्यम। बट आपने उन्हीं सभी परिस्थितियों के बीच में रह करके आपने सफलता हासिल की। आर्थिक रूप से यदि हम सशक्त नहीं है तो क्या हम तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो सर का किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम आर्थिक रूप से जो बच्चे ज़्यादा सशक्त नहीं हैं, जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें बड़े क्षेत्र में आना ज़रूरी है कोचिंग के लिए, तो सर ने उसको ऑनलाइन माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में प्रोवाइड करवाई है सुविधा अपनी। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा दूर के क्षेत्र में बैठ के भी यदि तैयारी करना चाहता है और वो महानगर में नहीं आ रहा है, तो पहले बच्चे इस बात को गिल्ट फील करते थे कि अरे मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं शायद तैयारी कर ही ना पाऊँगा। तो सर के जो प्रोग्राम्स चलते हैं, सर ने मुझे बताया है, तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रोग्राम्स उस गिल्ट को कहीं न कहीं कम करते हैं कि आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और आप एकदम किफ़ायती रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और किफ़ायती शिक्षा के साथ-साथ सर की शिक्षा में गुणवत्ता भी देखने को आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किफ़ायती है तो गुणवत्ता नहीं है, बिल्कुल किफ़ायती शिक्षा गुणवत्ता के साथ सर के प्रोग्राम की ये विशेषता है। तो ऋतु को हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम जो अभी प्रीलिम्स हुआ है 2 दिन पहले, वो काफ़ी अच्छा आप लोगों का गया होगा। तो पहले तो सभी को आप लोगों को शुभकामनाएँ कि आप जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस पे बहुत जल्दी पहुँचे। और उसी लक्ष्य को आसान बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि आपको टॉपर्स जो इसी दौर से पहले कभी गुज़रे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो टॉपर बन के बैठ गए हैं, उन्होंने भी एक दौर का एक पूरा दौर देखा है। तो उनका सेशन लेने का जो लक्ष्य हमारा यही रहता है कि आपकी जो ज़िंदगी में अभी उथल-पुथल चल रही है सिलेक्शन से पहले, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है या वो लाइफ आप कैसे मैच करेगी, उसको रिलेटेड करके ही हम लोग पूरा सेशन लेते हैं। और लगातार नए टॉपर्स के साथ आने का लक्ष्य ही रहता है कि उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें घटित हुई हैं, तो क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक टॉपर की ज़िंदगी में जो घटित हुई वो सभी के में होंगी, तो उनमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में रह रहे हैं, अलग-अलग आपके तैयारी करने के तरीके हैं। हो सकता है किसी से आपका तैयारी करने का तरीका मैच करता हो और हम लोग उसका कुछ सॉल्यूशन आपको दे पाएँ, तो हमारा प्रयास यही रहता है। तो चलिए, इसी जो श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है, सीरीज़ जो टॉपर्स रैंकर्स के साथ चल रही है, तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। पहले तो मैं ऋतु को बहुत शुभकामनाएँ दूँगा थैंक यू कि सर। आपने अपने घर परिवार और हम सभी गुरुजनों का मान बहुत ऊपर किया है। मतलब सभी के लिए खुशी का विषय है, क्योंकि जब किसी बच्चे का चयन होता है तो माता-पिता और परिवार के बाद सबसे ज़्यादा खुशी उनके गुरुजनों को ही होती है, जो भी जुड़े हैं या जानते हैं। जी सर। तो बहुत शुभकामनाएँ थैंक और यू सर। उम्मीद है कि आगे जैसे आज आप इस मुकाम में पहुँचे, ऐसे ही आप प्रशासन में भी कुछ बेहतर करके दिखाएँगे। जी सर। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, हमारे साथ आज ऋतु चौरसिया जी हैं और इनकी रैंक 8 है, मतलब जो टॉप 10 में रैंक है, और वो डिप्टी कलेक्टर पद पे अभी चयनित हुई है। जो अभी जून में रिजल्ट आया है 21 का। तो चलिए, सबसे पहले एक इंट्रो से शुरुआत करते हैं, उसके बाद सरसर क्वेश्चंस का दौर बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर मैं आऊँगा उसमें। तो ऋतु जी, कुछ हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं अपने बारे में कि आप जी सर। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम ऋतु चौरसिया है और राज्य सेवा परीक्षा 2021 में मुझे 8वां स्थान मिला है। और मैं अपना थोड़ा-सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने पूरी स्कूलिंग मेरी भोपाल से हुई है। क्लास 10th तक की पढ़ाई मैंने सरदार पटेल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है। 11th और 12th मैंने स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय भोपाल से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के यूटीडी से किया है। और राज्य सेवा परीक्षा में ये मेरा तीसरा प्रयास था। अब देखिए, बैकग्राउंड बताने का क्या लक्ष्य था कि बहुत लोग क्या है मायूस रहते हैं कि यार हमारा दोस्त IITN बन गया, हमारा दोस्त डॉक्टर बन गया, तो वो ही आगे जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आप जहाँ से कर रहे हैं और आपकी शिद्दत है करने में, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और ये इस बार का आप रिजल्ट देखोगे, टॉप 10 में जो बच्चियां हैं,
अब चूंकि उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं रहती, घर वाले भी थोड़ा डरते हैं, तो ज़्यादातर बाहर भेजने से डरते हैं, तो उन्होंने अपनी इन्हीं संसाधन, इन्हीं परिस्थितियों में रहती हुई शीर्ष स्थान हासिल किए। तो ये जो उन्होंने बताया किसी स्कूल से पढ़े, तो ये मैटर नहीं करता। अगर आप अनुशासित, हालांकि इसमें हम लोग लंबा डिस्कशन करेंगे कि इसके अनुशासन का क्या महत्व है, लेकिन हमारे बताने का लक्ष्य है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, अनुशासित रहेंगे और अगर आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे तो निश्चित ही है कि कोई सफलता बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है सर, अभी आप सेशन को आगे बढ़ाएं, फिर मैं लास्ट में कुछ अलग क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स से संवाद की जो हमारी श्रृंखला है उसमें 8वीं रैंक के साथ में आज ऋतु हमारे साथ में है। उनको आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सर। और वो प्रशासन में भी ऐसे ही एक सर्वोच्च मुकाम हासिल करें। मेरे हिस्से में कुछ सवाल हैं जो हम लोग अपनी बातचीत में अक्सर पूछा करते हैं। तो मेरी तरफ से जो प्रश्नों की श्रृंखला का जो पहला सवाल है ऋतु से, वो ये कि वो एक बड़े साधारण और बड़े सरल पृष्ठभूमि से आती हैं, तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, उनका जो क्षेत्र है जहाँ से वो आती हैं, हरदा जिले से, उसके बारे में, फिर हम स्कूली एजुकेशन और बाकी सवाल पे आएंगे उस पर। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि मेरा जो नेटिव प्लेस रहा है वो हरदा डिस्ट्रिक्ट रहा है और शुरुआत की मेरी शिक्षा भी कुछ उसी जिले से हुई थी। उसके पश्चात क्लास 4th से फिर मैं भोपाल शिफ्ट हुई थी। आपका स्कूल क्या नाम था स्कूल का? सर मेरे स्कूल का नाम सरदार पटेल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल था, जहाँ से मैंने क्लास 10th तक पढ़ाई किया था जी। और 11th और 12th मैंने स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मिसरोद भोपाल से किया है। आपकी जो सफलता है ऋतु, उसमें आपका स्कूल और आपका जो कॉलेज है, इसका कितना बड़ा योगदान है? आप क्या मानते हैं? क्योंकि जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, या जब वो यूजी फेज में रहते हैं तब भी तैयारी करते हैं, बट तब तो वो कोचिंग करते हैं, तब बहुत सारे लोग उनको मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो तो सबसे पहले जिन लोगों ने मजबूत की होती है, उनको हम इस बात का कितना क्रेडिट देते हैं? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि पूरी जो बैकबोन होती है वो हमारा स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन ही होता है। तो सर हमारे जो सारे गुरुजन होते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन सभी के आदर्श और वैल्यूज पर ही हम आगे चल के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सर एक स्टूडेंट में जो पूरा अनुशासन विकसित होता है, वो अपनी जीवन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण वैल्यूज को विकसित करता है, वो सभी उसे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो सर बहुत बड़ा एक योगदान होता है तैयारी का एक पूरा बेस तैयार करने में। बहुत सारे बच्चे जो इस फील्ड में आ रहे हैं, वो कुछ पर्टिकुलर जो शहर हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा कोचिंग का जखीरा है, और ऐसे शहरों की तरफ, जो भी शहर हैं हमारे यहाँ, हमारे राज्य में या अन्य क्षेत्रों में, उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। इसको लेकर के आपने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा है। आप जहाँ रहती थी उसी स्थान पर रह करके आपने अपने ही शहर, अपने ही माँ बाप के बीच, परिवार के बीच में रह करके तैयारी की है। बहुत सारे लोग इसको बाधा मानते हैं, उनको लगता है कि परिवार के साथ में रह करके ये संभव नहीं है तैयारी वहाँ पर, और खासकर गर्ल्स के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको लगता है कि घरेलू काम बहुत सारे रहेंगे वहाँ पर, है ना, और भटकाव के बहुत सारे माध्यम। बट आपने उन्हीं सभी परिस्थितियों के बीच में रह करके आपने सफलता हासिल की। तो लोगों को बताइए कि आपने इसको कैसे कैसे कॉप अप किया, कैसे आपने इसको संतुलन साधा? सर जैसे कि लोग परिवार के माहौल को अपनी सफलता में बाधा के रूप में देखते हैं, परंतु सर मैं ये मानती हूँ कि परिवार का जो कंफर्ट जोन होता है वो आपकी तैयारी में बाधा ना होकर आपको कहीं ना कहीं एक बूस्ट प्रदान करता है। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आपको वहाँ रहने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपको वहाँ खाने को लेकर समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं वो वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती है। सर ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं स्टूडेंट की पढ़ाई को भी प्रभावित करते हैं। तो सर मुझे लगता है कि यदि बच्चा अपने घर में ही रहे, अपने परिवारजनों के बीच में रहे, चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करे, तो उसकी तैयारी घर से रह के भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि घर के कम्फर्ट ज़ोन को हमें अपनी तैयारी में एक बाधा के रूप में ना देख के, घर के कम्फर्ट ज़ोन को हमें अपनी तैयारी बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या सोर्सेस आपने रेफ़र किए अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन में? क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारे मिथक हैं, है ना? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे नया बच्चा जो है प्रभावित होता है। जब तक एक पुराने बच्चे को 2-3 साल लग जाते हैं ये समझने में कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम का है ना? कम पढ़ना है बट क्वालिटेटिव पढ़ना, जब तक ये समझ आती है तब तक तो बहुत सारा समय निकल जाता है। जो नए बच्चे हैं उनको ये बताइए कि वो कैसे बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स जो हैं उनको रेफ़र करें और कम से कम समय में अधिकतम सफलता हासिल कर पाएँ। जी सर।
सर जैसे कि आपने मेरे रिसोर्सेज के बारे में पूछा, तो मैंने अभी पहले आपको ऑफ कैमरा हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बताया कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो जीएस की जो बेसिक एनसीईआरटी थी वो मैंने पहले से पढ़ के रखी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समस्या सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में नहीं आई थी। मध्य प्रदेश के लिए मैंने स्पेसिफिक जो एमपीजी के होता है वो अलग से अपना तैयार कर लिया था। सर जो नए बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें कंटेंट को लेकर जो समस्या होती है, सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने परीक्षा के सिलेबस को देखिए। उसके अलावा जो भी मानक किताबें हैं, स्पेशली जैसे सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी की किताबों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो आप अपने सिलेबस का टॉपिक देखिए। उसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स का ऐप आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं, आप उस टॉपिक को उस बुक के पीडीएफ से रीड कर लीजिए। और यदि आपको लगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके सिलेबस में जो आपको कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, या उसके लिए आपको इंटरनेट की सहायता की आवश्यकता है, तो सर उन्हें आप अलग अलग माध्यम से पढ़ के एक कंपाइल कर लीजिए, अपना नोट्स खुद का बना लीजिए। इससे सर भटकाव भी नहीं होगा और बच्चे अपने जो वो नोट्स बनाएंगे या जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई किया उसी को वो बार बार रिवाइज करेंगे। इससे भटकाव भी बचेगा और रिविजन भी प्रॉपर होता रहेगा। अभी 2 दिन पहले ही 23 जून का प्रीलिम्स का पेपर हुआ पीएससी का। ऐसे लोग जो कि इस परीक्षा में पास होंगे, अगले कुछ ही दिनों में उनका रिजल्ट आ जाएगा। जो 9 सितंबर का जो मेंस है, जो अपीयर करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? और जो लोग दुर्भाग्यशाली रहेंगे, जो नहीं इन हो पाएंगे, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, जो दर्शक, जो लोग हमें देख पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी टीम जो है वो इस तरीके की भी है जिनको एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन वो लोग लगे हुए हैं इस परीक्षा में। तो उनको अपने आप को कैसे मेंटली है ना, कैसे हैंडल करना चाहिए, प्लीज? जी सर। सर जैसे कि आपने मुझे 2 कैटेगरी बताई अभी स्टूडेंट्स की, एक वो जिनके मार्क्स उस रेंज में है जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। तो सर यदि उनके मार्क्स उस रेंज में है जिसमें कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, तो सर उन्हें अपना समय कट ऑफ डिस्कशन या क्वेश्चन डिलीट होंगे या नहीं, इस पे समय लगाने की बजाय अपने सिलेबस के टॉपिक को कवर करें और आंसर राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि सर यही वो समय है जब आप अन्य व्यक्तियों से आगे जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी सर आपने उन स्टूडेंट्स की बताई कि जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, तो सर उन्हें भी इस वक्त अभी शायद मुख्य परीक्षा की यदि वे तैयारी कर लेंगे तो वो उनके लिए आगे लाभदायक होगा, क्योंकि अंततः आपका चयन मुख्य परीक्षा का ज़्यादा योगदान होता है आपके चयन में। आप सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अभी आप मींस की तैयारी कर लेंगे तो जब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकलेगा तब आपको ये तैयारी तब काम आएगी, तब आपको सिर्फ रिविजन करना होगा। तो सर दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर अभी मेंस को तैयार करने पर फोकस करेंगे तो उनके लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल। अच्छा ऋतु, मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, है ना, आपके कॉलेज से बहुत सारे बच्चे जो भोपाल में तैयारी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जिनको 2025 का एग्जाम देना है, उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है और उनके लिए ठीक समय मिल जा रहा है जिसमें अपनी बेहतर तैयारी कर पाएं। उनको पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए? पहले प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए, या कैसे वो अपनी प्रिपरेशन करें? एक बिगिनर जो आपको सुन रहा है उसको अपनी स्ट्रेटजी बताइए जिससे वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम कर पाए, उसका कम से कम टाइम वेस्ट हो। जी सर जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू ये एक ही परीक्षा के पार्ट होते हैं, तो सर जो बिगिनर स्टूडेंट जो आ रहा है, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के सिलेबस को स्टडी करें और उसमें से वो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स निकाले जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समान है। सर यदि वो स्टार्टिंग में ही उन टॉपिक्स को अपना प्रिपेयर कर लेंगे तो वो उन्हें प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, मेंस में भी हेल्प करेंगे। टॉपिक जब उनके अभी स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रीलिम्स के पहले उन्हें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देनी होगी, और मेंस में जब वो आएंगे तो उन्हें पुरानी पढ़ी हुई चीजें सिर्फ रिवाइज करनी है, और मेंस में जो नए टॉपिक होंगे वो तब प्रीलिम्स के बाद भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू ऋतु, थैंक यू। आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे और बहुत कम समय में बिल्कुल क्रिस्प जवाब दिए, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ विक्रम सर को आगे के सवालों के लिए, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने भी आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकते थे वो किए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ विशेष क्वेश्चन है। चूँकि मैं सामाजिक पृष्ठभूमि में काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो एक बच्चों के साथ जो मेनली समस्या देख रहा हूँ वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत देख रहा हूँ, और वो लगातार एग्जाम्स में असफल हुए। तो अब इस पर ये कह देना कि ये कोई सफल हो रहा है तो आपने मेहनत नहीं की जो असफल हुआ है, तो आजकल ये बहुत चलता है। लेकिन हालांकि हम लोग उस चीज़ समझ पाते हैं, लेकिन वो समाज या सोसाइटी में बच्चे रहते हैं वो वहाँ पर शायद इस चीज़ को नहीं समझा जाता। आप असफल होते तो मान लिया जाता कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ऋतु भी एक दौर में ऐसे गुजरी है, 19-20 का जो एक दौर था,
तो मैं ऋतु से कहना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जो लगातार एक संघर्षरत हैं अभी अपनी जर्नी को लेके, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दीजिए कुछ। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे असफल हो जाते हैं, तो समाज उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर देता है। परंतु सर बच्चों को तब स्वयं के ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मेहनत उन्हें पता है। उन्हें अपनी मेहनत के लिए किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत आपको पता है, निश्चित ही अभी असफलता हुई है। मैंने भी पहले असफलता देखी है, मेरा 19 में अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ था। 20 में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो सर वो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन सबको आता है, पर उस स्थिति में भी स्टूडेंट्स को खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और एक्सटर्नल वैलिडेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि यदि मेरी सफलता का जो श्रेय है या मेरी जो सफलता है उसका मूल्यांकन समाज करे या कोई बाहर का व्यक्ति करे। आप यदि मेहनत कर रहे हैं, आप यदि लगातार खुद के ऊपर इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये भी आपकी एक सफलता है कि मैं अपने आप को पिछले कल से बेहतर बना रहा हूँ, तो एक दिन मैं सफलता तक भी पहुँच जाऊँगा। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा जवाब ऋतु ने दिया है कि भाई समय आता है, थोड़ा सब्र रख के करें। और इस पे एक और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक तैयारी में रुकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप एक ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन में, जैसे अभी और भी रैंकर्स के हमने जब दिए गए, सभी ने, जैसे कल महिमा का भी सेशन हुआ, उसके पहले अंकिता का भी सेशन हुआ था, तो इन्होंने एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे एक जॉब ज्वाइन कर लिया था, जैसे कोई व्यापम की तैयारी या ऐसा कोई एग्जाम जो आपको आर्थिक ऐसा आपको सपोर्ट कर दे कि जिसमें आप घर परिवार या समाज के दबाव से हल्का सा मुक्त हो पाए। मेरे ख्याल से ये भी एक ऑप्शन है। आपने भी कुछ वनडे वगैरह का कभी सोचा था क्या? सर बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था, पर जैसे अधिकांश कि दोस्त कुछ आपके हाँ, परंतु सर अधिकांश दोस्त मेरे इस क्षेत्र में थे। परंतु सर जब परीक्षाओं को लेके जब मेरा चयन नहीं हुआ था, तब मैंने भी अपने आर्थिक स्वावलंबन के तरफ थोड़ा-सा सोचा था, तो मैंने टीचिंग को अपने एक सेकंड करियर विकल्प के रूप में रखा हुआ था, पर मैं कभी उस क्षेत्र में अभी गई नहीं थी। पर मैंने एक सोचा था कि मेरा आर्थिक स्वावलंबन के लिए यदि मेरे पास कुछ प्लान भी हो, तो सर वो मुझे लगता है कि यदि आप रखते हैं तो आपको एक मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता होना है। चाहिए मतलब। हाँ, क्योंकि सर चयन की अनिश्चितता विद्यमान रहती है, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है, तो बच्चों को अपनी आर्थिक स्वावलंबन का एक विकल्प भी थोड़ा तैयार करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बेहतर है। देखिए, सफलता मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अब इसको आपको ज़िंदगी नहीं बना लेना है। ये आपकी ज़िंदगी का पड़ाव है, अगर मिला तो ठीक, अदरवाइज़ आप दूसरे ऑप्शन से जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं और सभी लोग जी बिल्कुल ही सर। रहे हैं, क्योंकि पदों की संख्या बड़ी कम रहती है, 300-400 पद आते हैं, 500 पद अधिकांश या फिर नॉर्मल 200 का एवरेज चलता है। तो ये ऋतु ने जो बोला इसको आप फॉलो करेंगे। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन जो अभी चल रहा है, सिलेबस अपडेट हुआ, हालाँकि सब लोग चेंज बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपडेट शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो ऋतु ने भी 19 से 20 में जब सिलेबस अपडेट हुआ था, तो उन्होंने जो मैनेजमेंट किया था, कहीं न कहीं वही मैनेजमेंट आज भी हो रहा होगा। तो आप थोड़ा बताएँ स्टूडेंट्स को, जब सिलेबस चेंज होता है तो उसको कैसे मैनेज करें? मतलब अपडेट होता है सिलेबस। हाँ, बिल्कुल सर। जैसे सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिलेबस चेंज नहीं होता, सिलेबस अपडेट होता है। हाँ। जिस प्रकार से हम भी अपनी तैयारी के दौरान सीखते हैं, बढ़ते हैं, तो वैसे ही समय और परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यकता लगती है, तो उसके अनुसार सिलेबस को अपडेट कर दिया जाता है। सर चुनौती कुछ एस्पेक्ट पे रहती है सिलेबस जब अपडेट होता है कि कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं। तो अभ्यर्थियों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो कोर सिलेबस है वो आपका लगातार सेम ही रहता है। जीएस के पार्ट आपके सेम ही रहते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, समय और परिस्थिति के हिसाब से कुछ चीज़ें हटती हैं। तो जो नई चीज़ें आपकी ऐड हुई है, उसे आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अरे सिलेबस तो चेंज हो गया है, अब मुझे पूरा नया पढ़ना नया पड़ेगा। पढ़ना। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस आपका अपडेट हुआ है, तो सिलेबस अपडेट हुआ है तो स्टूडेंट्स भी अपने नोट्स को अपडेट कर लें और तैयारी करें। हाँ, ये ऋतु ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हालाँकि इसके पहले भी हमने और टॉपर से डिस्कस किया था ये वाला, और अब मेरे ख्याल से मेजर क्वेश्चन तो इसमें हो चुके हैं। बाकी जिनको लगता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं डाउट को, हम लोग उस पे आंसर्स देंगे। और बस ऋतु से फिर हमारा जो किफ़ायती शिक्षा मिशन है, तो उसके बारे में, चूँकि उनका एक बड़ा दोस्तों का भी ग्रुप हमसे लगातार जुड़ा रहा है, वो भी देखा उन लोगों ने कि जो हमारे लगातार, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के प्रोग्राम हैं, तो वो हमने दोनों मोड में रखे हैं कि जो नहीं कर सकते तो उनके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बच्चे लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे जगह दूरस्थ क्षेत्र जो नहीं आ पाते महानगरों पे। तो ऋतु जी से पहले हम अपने टीम के मोटिवेशन के लिए कोई एक उनका जो भी कथन है, जो भी विचार है वो करें, और फिर हमारे प्रोग्राम्स के लिए और बच्चों के लिए कुछ सुझाव प्रेषित करें। बिल्कुल सर। जैसा कि सर ने अभी मुझे ऑफ कैमरा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने मुझे बताया था कि ऋतु हम इस प्रकार से किफ़ायती शिक्षा का प्रोग्राम चलाते हैं बच्चों के लिए,
कि बच्चे ये ना समझे कि यदि हम आर्थिक रूप से उतने सशक्त हाँ। नहीं हैं, तो हमारी जो आर्थिक सशक्तिकरण आर्थिक रूप से यदि हम सशक्त नहीं है तो क्या हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो सर का किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम आर्थिक रूप से जो बच्चे ज़्यादा सशक्त नहीं हैं, जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें बड़े क्षेत्र में आना ज़रूरी है कोचिंग के लिए, तो सर ने उसको ऑनलाइन माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में प्रोवाइड करवाई है सुविधा अपनी। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा दूर के क्षेत्र में बैठ के भी यदि तैयारी करना चाहता है और वो महानगर में नहीं आ रहा है, तो पहले बच्चे इस बात को गिल्ट फ़ील करते थे कि अरे मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं शायद तैयारी कर ही ना पाऊँगा। तो सर के जो प्रोग्राम्स चलते हैं, सर ने मुझे बताया है, तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रोग्राम्स उस गिल्ट को कहीं न कहीं कम करते हैं कि आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और आप एकदम किफ़ायती रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और किफ़ायती शिक्षा के साथ-साथ सर की शिक्षा में गुणवत्ता भी देखने को आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किफ़ायती है तो गुणवत्ता नहीं है, बिल्कुल किफ़ायती शिक्षा गुणवत्ता के साथ सर के प्रोग्राम की ये विशेषता है। तो रितु को पहले बात थैंक, और हाँ एक लास्ट इसमें और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी मेंस आंसर राइटिंग का मैथ टेस्ट में बड़ा हुआ चल रहा है, और आपने भी देखा हम वो चारों महानगर वाला लेके आए। तो आप बताइए कि आपने आंसर राइटिंग को लेके आप इतने परेशान थे क्या? जी सर, क्योंकि जैसे आजकल बहुत चल रहा है ना कि आपको इसमें साल भर तैयारी करनी पड़ेगी। आजकल आप देख रहे हैं ईयरली लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप सब्जेक्ट तैयार करो। मतलब 6 महीने साल भर सोचते रहेंगे केवल आंसर राइटिंग के आंसर लिए। राइटिंग आप थोड़ा सिलेबस इसके बोले कि चलेगा। भाई आंसर राइटिंग तो मेरी ख्याल से सेकेंडरी फेज है, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। बिल्कुल सर, जैसे मैं जहाँ भी मुझसे कुछ बच्चे भी पूछने आते हैं या जहाँ भी मैं जाती हूँ, तो वहाँ मैं 4 स्टेजेस बताती हूँ मेंस के लिए कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर उसे याद रखें। फिर आप उसे लिखें कि आपने जो याद किया वो आप लिख पा रहे हैं या नहीं, फिर आप आंसर के प्रेज़ेंटेशन पे काम करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, उसे याद रखना और बार-बार रिवाइज़ करना, और फिर आप लिखें। और फिर स्टार्टिंग में परफेक्ट आंसर किसी के भी नहीं हो किसी सकते के हैं सर, फिर वो प्रैक्टिस से आपका आंसर में प्रेज़ेंटेशन और क्वालिटी इम्प्रूव होगा। मेरी ख्याल से साल भर में जैसे हम लोग अभी 10 डेज का प्रोग्राम आपको अभी हमने बताया, चारों जी, महानगर में हम लोग ला रहे हैं, और मात्र 500 रुपए की बड़ी बेसिक सी कीमत है। जी। वो भी एक स्वावलंबन के लिए हम लेते हैं कि भाई ऐसा ना लोग सोचे कि हम फ्री में किसी से, एक होता है ना कि खैरात ले रहे हैं, तो इसलिए एक मिनिमम अमाउंट रखा इसलिए जाता है कि लोगों को ये लगे कि हमने कहीं पेमेंट किया है। जी। तो मेरी ख्याल से अगर वो 10 दिन का भी कोई प्रोग्राम करता है, तो मेरी ख्याल से आंसर राइटिंग के टिप्स उसमें तो मिल सकते हैं, अगर कोई सीनियर टीचर इस पे डील कर रहे हैं। आपका क्या मत है इस पे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि यदि बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है, हाँ, उसे सिर्फ़ अपने आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम करना है। तो आंसर राइटिंग के बेसिक्स सीखने के लिए आपका जो आपने बताया कि 10 दिन पर्याप्त है, तो बिल्कुल सर पर्याप्त है। यदि कोई भी अभ्यर्थी जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या वो लगातार सिलेबस अपना सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहा है, उसे सिर्फ़ उत्तर लेखन के संदर्भ में यदि कोई समस्या है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम लेके वो अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप और एनहांस कर सकता है। हाँ, तो चलिए मेरी ख्याल से एक 2 ही 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो आंसर राइटिंग का एक बहुत ज़्यादा चलता है, लोग मैक्सिमम परेशान यही हैं। पढ़ता तो हर कोई है, तो हमने उसकी समस्या के इस बार निदान किया। चारों महानगर पे हम लोग ला रहे हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। और इसके अलावा जो कंटेंट है, जैसे अभी इनसे डिस्कस भी लंबा हुआ रितु जी से, तो मेंस के पेपर्स विद सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे बरसों से डलते आ रहे हैं। अगर आप लोग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कई लोग ग्रुप बना के स्टडी करते हैं, तो उनके लिए हमारे पेपर्स और सॉल्यूशन अवेलेबल, आप ग्रुप बना के उसकी कॉपी चेक कर सकते हैं, जैसे भुवनेश पूजा लोगों ने किया आपसे। जी सर, जैसे वो लोग आपस में लिख लेते थे और फिर हाँ, एक-दूसरे से चेक करवा लेते थे कि, और जो भी सुझाव होता था आपस में एक-दूसरे को दे ये देते भी थे। एक अच्छा मॉडल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है कि आप अपना ग्रुप स्टडी कीजिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके दोस्त की बहुत अच्छी हो। अगर अपन ऐसे देखें कि कोई 2 दोस्त है, एक दोस्त आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा है, तो दूसरा दोस्त शायद कंटेंट बहुत अच्छा लिख रहा है पर शायद उसका प्रेज़ेंटेशन अच्छा नहीं है। तो एक दूसरे से प्रेज़ेंटेशन सीख लेगा, दूसरा अपने कंटेंट को एनहांस कर लेगा। तो सर दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कि उन दोनों की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, नए बिल्कुल सर। स्टूडेंट के लिए तो एक मार्गदर्शक चाहिए कोई ना कोई। बिल्कुल सर, नए स्टूडेंट के लिए मार्गदर्शक चाहिए। आंसर राइटिंग जैसे अपन ने अभी भी डिस्कस किया कि आपका यदि सिलेबस कंप्लीट है तभी आप इस स्टेज को अपनाएँ। अगर आप नए हैं तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत होगी। तो चलिए मेरे ख्याल से रितु ने बड़े कम शब्दों में बहुत काम की चीज़ें बता दी हैं, और हम लोगों ने मेजर जो क्वेश्चन हो सकते थे स्टूडेंट से जुड़े हुए मुद्दे वो हमने बता दिए। हर टाइप के विकल्प हैं, और अगर आप संसाधन संपन्न हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है क्योंकि वो तैयारी कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को और ऊपर ले जाना चाहता है। तो अगर कहीं ऐसा लगता है तो हम लोग लगातार एक किफ़ायती शिक्षा मिशन चला ही रहे हैं। और बाकी जब भी ऋतु फ्री रहती है, तो अगर सैटरडे संडे ऐसा कुछ हम लोग प्रोग्राम करते हैं निःशुल्क वाला, जहाँ बच्चे आना चाहें कुछ अपने नोट्स या दिखाने या कुछ आने। हालांकि सभी रैंकर्स ने हमें इस पर सहमति दी है जितने हमारे सेशन हुए कि जी सर हम सर। बिल्कुल अगर कहोगे तो आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन
अप्रत्यक्ष रूप से अब लोक सेवा के क्षेत्र में आ चुके हैं। बिल्कुल सर, अभी जब तक स्टूडेंट रहते हैं तब तक ऐसा बोला जाता है ज्यादा सोशल नहीं होना पड़ता है, बिल्कुल लेकिन सर, अब आप जिस पद पे हो वो एक सोशल वाला ही पद है। जितना आप अपने पद पे रह के कर सकते हैं, अभी जब तक पद पे नहीं आ रहे उसके पहले भी आप साइड में एक हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो गलतियां की उसके बाद कैसे सुधारा वो कहीं ना कहीं एक अनुभव काम आएंगे। बिल्कुल तो सर, रितु जी, मेरे ख्याल से आप भी फ्यूचर में जब भी समय निकलेगा तो आप बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अब इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि लगभग सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन हो चुका है, और जो आपको नए डाउट लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं। थैंक यू।